नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष विषय इतिहास में अपन मौर्योत्तर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में आज अपन कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन किया था। कुषाण वंश में अपन कुशल कदपिस, भीम कदपिस और कनिष्क प्रथम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कुषाण जाति का परिचय। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग जो थे यूहे ची जाति की शाखा के थे और उत्तरी पश्चिमी चीन के कानूश नामक प्रांत में रहते थे। उन्होंने यूहेची के शक्तिशाली कबीले को पराजित करके पश्चिमी चीन से उन्हें निष्कासित कर दिया था। तत्पश्चात ये जाति अनेक खानाबदोश जातियों से संघर्ष करती हुई बैक्ट्रिया आकसस नदी की घाटी में बस गई, परंतु उन्हें अपने इस आवास में जाते अधिक काल तक नहीं ठहर सकी। ये यूहेची लोग अक्सास नदी पार कर ताहिया या तुषार प्रदेश में प्रविष्ट हुए, जहाँ के अधिकांश निवासी व्यापारी थे। उनमें न तो दृढ़ राजनीतिक संगठन था और न उसकी प्रवृत्ति युद्ध करने की थी। उसी कारण ये यूहेची लोगों के दीनता स्वीकार कर ली। उन लोगों ने कुषाण जो वंश है यूहेची जाति की ही एक शाखा थी। जिस कुषाण वंश ने विशाल राज्य का निर्माण किया था, उसके प्रारंभिक शासक का नाम कुशल कदपिस था। कुशल कदपिस के नेतृत्व में कुषाण जाति में एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। कदपिस एक वीर योद्धा और कुशल नेता था। अपनी शक्ति संगठित करने के बाद उसने अपने घोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर दौड़ाई, यानी कि अपने सारी सेना शक्ति को उसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया और उसने हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश किया। काबुल में जिस यूनानी सत्ता का सिक्का जमा हुआ था, उस पर यूनानियों के ऊपर कुशल कदपिस ने आक्रमण करके उनको भारत से खदेड़ दिया और कुशल कदपिस अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। जिस साम्राज्य की स्थापना हुई अक्सास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था, उसने महाराजाधिराज की उपाधियां भी ग्रहण की। कुशल कदपिस के बाद भीम कदपिस उत्तराधिकारी उसी यानी शासक बना था। भीम कदपिस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसने संपूर्ण पंजाब, संभवतः अपने भारत का तो उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ विद्वानों के अनुसार बनारस के क्षेत्र को जीता था। वस्तुतः वह प्रथम कुषाण सम्राट था जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्य से मिलती थी। भीम कदपिस के सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृतियाँ मिलती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय का अनुयायी था। उसकी अनेक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो उसे रोम से प्राप्त होने वाले सोने से बनवाई थी। इस वंश का तीसरा सबसे महान शासक हुआ था कनिष्क, जिसको प्राचीन भारत के महान सम्राटों में गौरवशाली स्थान प्राप्त है। कनिष्क ने भारत में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी और रेशम मार्ग पर अपना अधिकार किया था। इसी कनिष्क के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कनिष्क की तिथि क्या है, इसका शासनकाल लगभग किस समय में रहा हो या इसका राज्याभिषेक कब रहा हो, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। कनिष्क की तिथि निर्धारण की समस्या वैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की एक जटिल समस्या रही है। फिर भी अधिकांश जो विद्वान थे उन्होंने कनिष्क को 78 ईस्वी वाले उस संवत की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक संवत पड़ा था। अधिकांश आधुनिक विद्वान कनिष्क संवत का समीकरण शक काल के साथ करते हैं। डॉक्टर DC सरकार का कथन है कि यदि कनिष्क संवत का समीकरण शक काल के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो कनिष्क ने 78 ईस्वी सन से लेकर 1001 या 1002 ईस्वी तक शासन किया और इन्हीं तर्कों के आधार पर कनिष्क का जो राज्यारोहण
राज्याभिषेक का जो काल माना जाता है वो 78 ईस्वी माना जाता है। कनिष्क की दिग्विजय। कनिष्क ने अपने राज्य में विस्तार करने के लिए दिग्विजय नीति का निश्चय किया था उसने। इसी के तहत उसने कश्मीर की घाटी को अधिकृत किया। इसकी पुष्टि अपने कलहण की राजतरंगिणी से भी होती है। उसके बाद कनिष्क ने पार्थियन नरेश को पराजित किया। चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया था। पाटलिपुत्र के शासक को संधि करनी पड़ी। इस संधि के फलस्वरूप कनिष्क को प्रथम बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक कवि अश्वघोष से भेंट करने का अवसर मिला। अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ अपनी राजधानी ले गया और उसका राजकीय सम्मान दिया था उसको। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया। इस युद्ध में पहले तो कनिष्क को असफलताएं हाथ लगी, किंतु बाद में उसने चीन के सम्राट को अपनी शर्तें मनाने के लिए बाध्य कर दिया था। बौद्ध अनुश्रुतियों से जानकारी मिलती है कि चीन देश का प्रसिद्ध सेनानायक पांचाऊ बड़ा वीर और सफल विजेता था। ईसा की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में कनिष्क ने कासगढ़, यारकंद और खैतान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अब देखते हैं कनिष्क का धर्म। कनिष्क की कीर्ति उसकी विजयों की अपेक्षा सांख्य मुनि के धर्म को राज्याश्रय प्रदान करने पर अवलंबित है। कनिष्क की मुद्राओं और उसके पेशावर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि संभवतः अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क भी पहले अशोक की भांति रक्त पिपासु और क्रूर था, किंतु बाद में उसे अपने निकृष्ट कार्यों पर पश्चाताप हुआ और उसने प्रायश्चित के रूप में बौद्ध धर्म को संरक्षण किया और स्वयं भी बौद्ध हो गया। कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी, कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, पुरुषपुर यानी पेशावर में एक बौद्ध संगाराम का निर्माण करवाया था। ये बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने इसकी यात्रा की थी। चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में इसका उल्लेख किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किंतु उसने धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया था। अब देखते हैं बौद्ध संगीति। कनिष्क के समय में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध ग्रंथों से भी कनिष्क के राजत्व काल में बौद्ध संगति के आयोजन की पुष्टि होती है। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षु पार्श्वे की मंत्रणा से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन विहार में किया था। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुई थी। वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अश्वघोष इस सभा का उपाध्यक्ष था। इस सभा में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। इस सभा में धर्म के गूढ़ और जटिल प्रश्नों की परस्पर तर्क वितर्क द्वारा पूर्ण रूप में विवेचना की गई। इसी सभा में वाद विवादों के आधार पर एक भाष्य संकलित किया गया। यह भाष्य विभाषा शास्त्र कहलाए। त्रिपिटक पर एक प्रामाणिक भाष्य की रचना की गई, जिन्हें कनिष्क ने ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवाया। उनको पत्थर के एक संदूक में रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क के कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं महान प्रतापी शासक था। जहाँ एक और उसकी सैन्य सफलताएं हमें समुद्रगुप्त का स्मरण कराती हैं, तो दूसरी तरफ उसकी बौद्ध धर्म के प्रति की गई अमूल्य सेवाएं हमें अशोक की याद दिलाती हैं। उसने अपने बाहुबल से भारत के एक विशाल भूभाग पर अपनी विजय पताका फहराई थी। उसने अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में जो राज्य प्राप्त किया उसने न केवल रक्षा की बल्कि अपनी सीमा का विस्तार भी किया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक की भांति कनिष्क का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारी। कनिष्क के बाद उसका पुत्र वासिक उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है।
उसके सिक्कों और अभिलेखों से जरूर प्रमाणित होता है कि वह एक शक्तिशाली सम्राट था और उसने कनिष्क के साम्राज्य को पूर्ववत बनाए रखा। उसके बाद हुइस्क हुआ था। हुइस्क के बाद वासुदेव कुषाण वंश साम्राज्य का स्वामी हुआ। वह इस वंश का अंतिम सम्राट था। उसके समय से ही कुषाण वंश का पतन लगभग आरंभ हो गया था। कुषाण वंश के पतन के अनेक कारण वैसे उत्तरदायी रहे होंगे, जिसमें अपन मानते हैं कि कुषाण साम्राज्य का संगठन सुव्यवस्थित नहीं था। ये केवल एक सैनिक शक्ति पर आधारित था। सैनिक शक्ति के क्षीण होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा कारण, पश्चिमी में जो निरंतर आक्रमण होते रहे, जैसे हुणों के आक्रमण, उन्होंने कुषाणों की शक्ति को क्षीण किया। और भी अपन ये कारण मानते हैं कि भारत की स्थानीय जातियों और गणराज्यों द्वारा अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया, जिससे कुषाण साम्राज्य था वो कमज़ोर हो गया। धन्यवाद छात्रों।